बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, जो कि 20 तारीख से 24 तक है। और आपको इस हफ्ते में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम काम जो है वो मुकम्मल पिछला कर लिया होगा। और आज जो हमारे उन्वानात हैं उसमें तकरीर निगारी है और तर्जमा नवीसी, इन दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं तकरीर निगारी की तरफ। हमें सबसे पहले इसके बारे में बेटा मालूम होना चाहिए कि ये ख़ताबत का ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए किसी एक मुकर्ररा मौजू पर हम इस तरह इजहार ख्याल करते हैं कि आपका जो एक एक लफ्ज़ है वो बोलने जो आप बोल रहे हैं वो सुनने वालों के दिलों में उतर जाए और इस तरह उन पर वाज़े हो जाए कि वो आपके ख़यालात से मुत्तफ़िक हो जाए। आपने तकरीर में अपने ख़यालात से सबको मुत्तफ़िक करना है, तब आप उसमें कामयाब होते हैं। इसके लिए चंद ज़रूरी हदायत या असूल व ज़वाबित जिसे हम कहते हैं वो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से देखिए मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 200 अल्फाज हैं और 3 से 4 पैराग्राफ हमने इसके बनाने होते हैं। हर पैराग्राफ का जो आगाज़ है वो मौजू की मुनासबत से खिताबिया अल्फाज लिखना हमें नहीं भूलना चाहिए। हैसियतों का ख्याल रखना चाहिए। हैसियत में देखें, आप कोई सरकारी अफसर, समाजी कारकुन, तालिब इल्म, रहनुमा, मजहबी शख्सियत, मजदूर, लीडर, आप प्रिंसिपल, उस्ताद, कोई भी आपकी हैसियत हो सकती है और आपने उसी हैसियत से खिताब करना होता है और उसी अंदाज से आपकी बातचीत जो है वो होना ज़रूरी है। वरना आप अगर एक तालिब इल्म है और आप अंदाज जो है वो सियासी रहनुमा वाला रख रहे हैं तो वो तो किसी सूरत आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो हम जब अपना काम सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो हमें उसमें अपनी हैसियत भी देखनी है कि हमने मुखातिब करने वालों को मुखातिब किस तरह करना है। आपकी हर पैराग्राफ जो है वो अजीज दोस्तों, साथियों, जनाब, मेरे मजदूर भाइयों, मेरी मोहतरम बहनों, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जनाब सदर, मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, मेरे अजीज़ दोस्तों, अब आप देखें कि इसमें जो भी मैंने मुखातिब किया है उसमें हर एक में ये महसूस होता है कि जब आप प्रिंसिपल साहब से मुखातिब हैं तो आप असेंबली में हैं, आप अजीज़ दोस्तों हैं तो आप किसी भी मुकाम पर या स्कूल असेंबली में अपने कुलीग से बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से हमने अपने पैराग्राफ मुकम्मल करने हैं। अपनी बात दलाइल दीजिए और साबित कीजिए। अशार पढ़ने की हमें सिलेबस के लिहाज से ज़रूरत नहीं है। देखिए, तकरीर तहरीरी और बोलकर होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में तहरीरी है, पर हमने उसको पहले माइंड सेट करना है, फिर हम उसको एक जानदार तकरीर की सूरत में दलीलों के साथ, ज़ोरदार हवालों के साथ, मिसालों के साथ तकरीर को जानदार बनाना पड़ता है। अपने तवील जुमले जो हैं वो पढ़ने और सुनने वाला उससे बेजार हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे जुमलों पर इक्तफा कीजिए। और इसके साथ ये भी इसका एक असूल है कि आपने किसी भी बयान करदा बातों को दोबारा दोहराना नहीं। बोझल, घिसे पिटे, आमियाना अल्फाज जो हैं वो बेटा हमने इस्तेमाल नहीं करना।
जो भी बात करें बाकायदा दलील के साथ, बाकायदा सबूतों के साथ बात करनी चाहिए। आप की तकरीर जो है वो इस तरह तरतीब दें कि हतमी और मंतकी अंदाज में जो है वो अंजाम को पहुंचे। अल्फाज की हद 200 है तो उससे तजावुज़ ना किया जाए। और आखिर में अगर इस्लाह की गर्ज से नज़र सानी ज़रूर करनी चाहिए। साफ साफ और खुशखत लिखें, क्योंकि जब देखें आपकी प्रेजेंटेशन ही जो है वो उस सारा काम करेगी। आपने जब 4 पैराग्राफ कर लिए, उसका हर पैराग्राफ का आगाज़ अज़ीज़ दोस्तों साथियों, मिसाल के तौर पर आपको तालिब इल्म की हैसियत से आई है, आप जनाब आगाज़ में लिख लेते हैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों। तो जब आप उसमें आगे बात करेंगे तो फिर आप वहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों और अज़ीज़ साथियों के साथ ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि सवाल ये आ जाता है कि कहीं आप मुकाबले पर गए हैं और वहाँ पर जनाब सदर भी हैं, स्टेज सेक्रेटरी भी हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि जनाब सदर और मोहतरम सामईन, मोहतरम हाजरीन, इस तरह से आप इसको काम करेंगे। तकरीर को हतमी और मस्बत अंदाज में ख़त्म करना है। ये नहीं कि यूँ महसूस हो कि आप का जो बात है वो मुकम्मल नहीं हुई। आपने हर सूरत देखिए, एक हमारी तकरीर है स्पीच। आपने अगर आपको किसी चीज़ की अ, हक में बोलना है तो वो आप हक में ही लिखेंगे। अगर आपको मुखालफत में आया है, दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है, तो फिर आपने दौलत तमाम बुराइयों की जड़ पर ही बात करनी है। आपने उसको उसके खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि हमारे सिलेबस में तकरीर है। ये आपने ख़ास तौर पर जहन में रखना है कि हम स्पीच कर रहे हैं, डिबेट नहीं। डिबेट में होता है कि हक में भी और मुखालफत में भी। स्पीच में आप एक ही चीज़ पर जो सवाल आ जाए उस पर ही बोलते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो दूसरा उन्वान है वो है उर्दू तर्जमा नवीसी। उर्दू तर्जमा नवीसी आपको पता है, इसमें आपके 20 नंबर का ये सवाल होता है और इसे जो है आपने बामुहावरा करना ही जो है उर्दू तर्जमे का सारा लुब्बे लबाब है। आप इसका जो फुल स्टॉप है, एक फुल स्टॉप तक आपने इंग्लिश में एक फुल स्टॉप तक बात और तरह होती है। जब हम उसे उर्दू में करते हैं तो फिर वो उसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो यूँ ना महसूस हो कि बात तोड़ तोड़ कर की गई है। ऐसे एक फुल स्टॉप तक आपके जुमला इस तरह लिखा जाए कि वो महसूस हो कि ये बाकायदा एक मुनासिब अंदाज से इसको किया गया है। अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा करते वक्त अंग्रेज़ी में दिए गए ज़माने को तब्दील नहीं करते। जो टेंस हैं बेटा, उनको आपने तब्दील नहीं करना। ज़माना वही रहेगा, फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है, फ़ेल मुस्तक़बिल है, फ़ेल हाल जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो आपका किसी भी तरह से तब्दील नहीं होता। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने हर सूरत अपने जहन में रखना होता है। किसी भी लफ्ज़ या जुमले का तर्जमा करते वक्त उसके लुग़वी मानी से ज़्यादा अबारत के मुताबिक इस लफ्ज़ के दूसरे मानों को भी जहन में रखना ज़रूरी है। ठीक है। उसके अलावा आपने अंग्रेज़ी मुहावरों और तराकीब जो होती हैं उनको मुरादी मानों में इस्तेमाल करते हैं। आप मुहावरात या ख़ास तरकीब अपने लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
और हमारा ये 20 नंबर का सवाल अगर आपका उर्दू तर्जमा फुल स्टॉप तक बिल्कुल ठीक हो तो आपके नंबर जो हैं वो नहीं कटते, पूरे के पूरे नंबर आपको इसमें दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि वो उसको अगर आपके 20 जुमले हैं एक पैराग्राफ में, तो CI जो है वो उसको 40 जुमलों में तकसीम कर लेती है और फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके चेक किया जाता है। उसे चेक करके फिर उसको डबल करके आपके नंबर, मतलब 20 है तो 40 में करके उसको 40 नंबर, फिर उसे 20, फिर आप उसमें से आपको नंबर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप में ने 40 में से फ़र्ज़ करें 40 ले लिए हैं तो वो फिर आपके 20 में से 20 हो जाएंगे, और अगर आपने 40 में से 20 लिए हैं तो वो 20 में से फिर 10 हो जाएंगे। इसलिए बामुहावरा तर्जमा करना और उसे उर्दू की तरतीब से देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से आपने इसका काम जो है वो मुकम्मल करना होता है। अब आपकी जो असाइनमेंट है उसमें आप देखें, सवाल मैंने दिया है स्कूल असेंबली में औरतों के हकूक़ पर तकरीर लिखें। और औरतों के हकूक़ पर जब आप अब मैंने स्कूल असेंबली आपको कहा है तो आप इसमें प्रिंसिपल साहब भी हैं, असातिज़ा कराम भी हैं और अज़ीज़ दोस्तों भी हैं। उसके बाद आप 4 पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप अपने दलाइल से ये बात साबित करेंगे कि औरतों के क्या हकूक़ हैं, माजी में क्या उस पर कमी पेशी हुई और किस हस्ती ने, किसने जो है वो इस चीज़ को उजागर किया। इसमें आपने ये जहन में रखिएगा किसी सियासी, मजहबी, किसी उस ऐसी किसी भी शख्सियत का नेगेटिव में नाम नहीं लेना। आप किसी की भी राय दें, आप किसी का कौल लिखना चाहें, अच्छाई में वो आप ज़रूर लिखें, लेकिन हम उस पर ये नहीं करेंगे कि हम किसी मुल्क का नाम लेकर, किसी खुदा न खास्ता मज़हब का नाम लेकर, सियासत का नाम लेकर हम उस पर डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि हुकूमतें ऐसे करते हैं, पहली कौमों का ये हाल था, फिर क्या उससे हुआ, या आप कोई भी कायदे आज़म का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसी भी बड़ी शख्सियत का अच्छी बात जो है वो लिखना चाहें वो आप ज़रूर लिखें, और आखिर में आप शुक्रिया के साथ इसको ख़त्म करें। दूसरा बेटा, मैंने आपको एक अहमद फराज की ट्रांसलेशन दी है, उर्दू तर्जमा दिया है, इसे आप कीजिएगा और फिर मैं चेक करके आपसे इस पर दोबारा एक बातचीत होगी ताकि हमें ये पता चले कि हमारी कहाँ कहाँ पर खामी है, ताकि दोबारा जब हम करें तो उस पर हम मुकम्मल कर सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।